नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन, जो आपके आरएएस एग्जाम से लेके आप रीट पटवार कुछ भी दो, यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही वाले हैं। मतलब इस पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये राजस्थान सरकार का मुखपत्र है। राजस्थान सरकार का यदि आपने मुखपत्र ढंग से कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ, आरएस मेंस के अंदर भी आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। अगर आपको यकीन नहीं है और आप 15 दिन से 20 दिन से पिछले से मेरा क्लास ले रहे हैं, तो आप एक बार आरएस मेंस के क्वेश्चन पेपर जाके उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे पॉलिटी वाला सेक्शन हो, चाहे समाजशास्त्र वाला सेक्शन हो, चाहे नैतिकता वाला सेक्शन हो, चाहे आपका इकोनॉमी वाला सेक्शन हो, आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, हम कल लेके नहीं आए थे, लेकिन कल का और आज का दोनों का एक साथ लेके आए, क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा थी नहीं, 2 न्यूज़ें थी। अब 2 न्यूज़ के लिए फिर मैं आपके लिए लेके आता, आपका टाइम ख़राब करवाता। अब क्या है, आज की जो न्यूज़ आई है वो, और कल की वाली जो है, हम उन दोनों को मिक्स करके ले आए हैं। तो दोस्तों, आपको पीडीएफ चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपको पीडीएफ ले लेनी चाहिए। चाहिए का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, आप लिखो यहाँ पर बैठ के, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर समझो और जाकर पीडीएफ ले लो। पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, मेरे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, आईएएस आरएएस विद आरजे। आप यहाँ से जाके पीडीएफ ले लो। ठीक है, आप सीधा वहाँ से पढ़ो, अपने दिमाग को भरो, कॉपियाँ मत भरो। कॉपियाँ भरोगे तो दोस्तों रद्दियाँ बेचनी पड़ जाएंगी। आप नहीं बेचोगे, मतलब आप ही बेचोगे, जो आपके रूम के अंदर भर रही होंगी वो तो आप ही बेचोगे ना, सड़कों पे बेचने की नहीं कह रहा मैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन पर। आपके पास समय बहुत कम है, मुझे पता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और अभी पटवार की नई भर्तियाँ अनाउंस हो गई हैं। तो दोस्तों, आप राजस्थान पर विशेष फोकस करने का नंबर लगा दो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए और लोगों से आगे निकलना है तो ई सुजस बुलेटिन को डेली पढ़ने का नंबर लगा दो। और आपका समय बचाने के लिए हम लेकर आते हैं पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो देखो, पहला न्यूज़ है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त कर दी। उड़ीसा में रेल घटना हुई, आप सबको पता है, ये आपके एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जालौर और पाली की ओर गए तो उन्होंने वहां पर भी लगभग 2500 करोड़ के विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और बोला था कि 2030 तक हम राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे देश के अंदर। किस फील्ड में बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, अभी उसका एक विजन, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया गया है किसी भी मंत्रालय, किसी भी विभाग के द्वारा। तो ये अपने एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उतना क्या इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बस ये तो राजनीतिक बातें मुझे ज़्यादा लग रही हैं फिलहाल तो। ठीक है, हमारी योजना पूरे देश में चर्चा है, इसका भी अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर से वही महंगाई राहत शिविर आ गया, इसका भी अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं कल नहीं लेके आया था आपके लिए। ठीक है, आप लास्ट के पेज पे आओगे तो आपको 2-3 न्यूज़ अच्छी मिलेंगी यहाँ पर। ठीक, देखो दोस्तों, अभी जब से महंगाई राहत शिविर आयोजन शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक केवल पहला और अंतिम पृष्ठ ही आपके काम के आते हैं। बाकी बीच में दो तो कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, बस यही चीज़ चलती रहती है। देखो दोस्तों, नए जिले संभाग चिकित्सा सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये चीज़ है एक, कि वही है, कौन कौन से घोषित जिले हैं। 15 जिले और 3 संभागों में नियुक्त किए गए हैं। तो 15 जिले कौन से हैं और 3 संभाग कौन से हैं जहाँ पर ये नियुक्त किए गए हैं, आप उनको देख लो। मेरे दिखाने का पर्पज़ है कि आप एक बार फिर से जो जिले बने हैं, जो संभाग बने हैं, उनका एक रिवीजन कर पाएँ। बाकी और कोई मतलब नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में नोडल चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हुई है। आपसे कोई नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में, कांस्टेबल में भी नहीं पूछने वाला आपसे। बस एक बार रिवीजन हो जाएगा कि 15 नए जिले कौन से हैं और 3 संभाग कौन से हैं। हालांकि जिले तो अपने पूरे 19 बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन 15 का डिसीजन हुआ तो 15 देख लेते हैं, 19 आप कई बार पढ़ा दिए, फिर से पढ़ लेना। तो दोस्तों, कौन कौन से, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग और डीडवाना, कुचामन सिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी। ये दूदू जो बना है भैया, वो तो मैं बता रहा हूँ आपसे, इतनी जल्दी ग्रोथ तो कोई नहीं कर सकता। इतनी जल्दी ग्रोथ तो मैं बता रहा हूँ अडानी ने भी नहीं की थी मोदी जी के आने के बाद, जितना दूदू ने की है। गांव से तुरंत पंचायत से सीधा जिला बन गया ये। खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, संचौर, शाहपुरा। और 3 संभाग कौन से हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, यहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो आप इसको अगर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप बोलोगे सर सुबह से इग्नोर करवाए जा रहे हो तो पढ़ाओगे क्या? तो दोस्तों, अब पढ़ाएंगे आप। ठीक है,
देखो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, पहले तो ये चीज़ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आप इसकी अवस्थिति एक बार देख लेना, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ पर है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय? ये है आपके उदयपुर के अंदर। संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है। संत जो है हमारे पीपा जी, उनके बारे में जो शोध किया जाएगा उसका अध्ययन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, ठीक है। तो दोस्तों अपन पहले देख लेते हैं कि इस अध्ययन केंद्र को स्थापित करने में किस किस विभाग का, किस किस व्यक्ति का, किस किस संस्थान का योगदान है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका स्थापना क्यों की जा रही है, ठीक है मित्रों। तो दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा और समाज में भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली आप समझ रहे हो, मतलब भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए शिक्षा प्रणाली के अंदर आप अक्सर देख रहे होंगे कि माँ बाप भी आजकल तो एक नया ही ट्रेंड चल गया है, एक भले ही एक खटारा सा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो वहाँ पटक देते हैं। वहाँ पे भी देखो दोस्तों, मीडियम की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंग्लिश मीडियम पे के नाम पर भारतीय संस्कृति का कत्ल करने की, ठीक है। तो क्या किया है राजस्थान में, शिक्षा और समाज में भारतीय ज्ञान प्रणाली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र उदयपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आपको उद्देश्य पता लग गया और आपको पता लग गया कि इस शोध अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हो रही है, ठीक। तो यहाँ से दो प्रश्न बन गए, एक तो उद्देश्य का बन गया, एक कौन सी जगह पर स्थापित की जा रही है उसका बन गया, ठीक है दोस्तों। मध्यकाल में भक्ति साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे संत पीपा जी, उनके नाम पर किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। संत पीपा अध्ययन केंद्र का क्या है, उद्घाटन हिंदी विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है, मतलब हिंदी विभाग है जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का, उसके अंतर्गत एक विभाग होगा। वो विभाग क्या करेगा, संत पीपा के जो भी ज्ञान है, जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, उनके ऊपर शोध किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस निर्णय से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी के विद्यार्थी तत्कालीन समाज की स्थिति का अध्ययन कर सकेंगे और उस पर शोध कर सकेंगे। तो देखो दोस्तों, ये तो हो गया अपना करंट अफेयर, यहाँ से दो तीन अपने प्रश्न बन गए। पहला तो यही बन गया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। दूसरा बन गया संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है। तीसरा बनेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब अपना उत्तरदायित्व तो बनता है कि अपन ने यदि संत पीपा जी के बारे में हमारी सरकार इतनी गहनता से जांच कर रही है, इतनी गहनता से देख रही है उसको, कि हमें उनके ज्ञान के बारे में, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में शोध करना चाहिए, तो अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि अपन संत पीपा को डिटेल में एक बार पढ़ के देख लें, पढ़ के नहीं रट के, क्योंकि यहाँ से प्रश्न मिलने वाला है 100%, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं लाइन लगा के, और एग्जाम के आसपास का जो करंट अफेयर होता है वहाँ से स्टैटिक पोर्शन बहुत उठता है, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखो, संत पीपा जी क्या है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक हैं। पहला प्रश्न मिल गया आपको यहीं से कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक निम्नलिखित में से कौन से संत हैं। संत दादू, संत पीपा, संत और भी जो हैं अपने, ठीक है, उनके नाम दे दिए जाएंगे और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया संत दादू हो सकते हैं, पीपा जी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। तो उससे अच्छा है आप एकदम क्लियर कर लो कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है, संत पीपा, ठीक है। जन्म कब होता है, 1359 में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के दुर्ग में चौहान वंशी खींची परिवार में, अचलदास खींची थे, वो इनके भाई थे, ठीक है। निर्वाण मतलब मोक्ष, मतलब मृत्यु, ठीक है, कब मिलती है, ये इनको मिलती है 1420 में। इसके निर्वाण का स्थल क्या था, मतलब मृत्यु कौन सी जगह हुई थी, गागरोन में। अब आप देखो इनका जन्म कहाँ होता है, गागरोन के दुर्ग में, मृत्यु कहाँ होती है, गागरोन में। पिता कौन थे, गागरोन के शासक थे, उनका नाम था कड़वाराम जी। माता कौन थी, लक्ष्मीमती। बचपन का नाम इनका प्रताप सिंह था, दूसरा नाम इनका क्या था, पीपा बैरागी, ठीक है, इसीलिए इनको नाम दिया गया संत पीपा। भाई नाम था प्रताप, अब आप जानते ही हो गाँव में किसी का नाम परशुराम है तो उससे परसा परसा कहने लग जाते हैं, किसी का नाम कुछ भी है तो मतलब नाम बदल ही जाते हैं। तो प्रताप सिंह से नाम इनका पीपा हो गया, जब ये बैरागी को धारण कर लिया तो पीपा बैरागी हो गए और उसके बाद संत पीपा नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। इनके गुरु थे रामानंद जी, ठीक है, गुरु कौन थे, रामानंद जी। इनका मुख्य मंदिर जो बना हुआ है वो समदड़ी बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। कौन सी जगह पर, समदड़ी बाड़मेर के अंदर। गुफा टोडा टोंक के अंदर टोडा नाम की जगह पर पीपा नाम की गुफा बनी हुई है। इनकी पुस्तक चिंतावनी जोग गुटका, गुटका का मतलब होता है बेटा पॉकेट बुक, जो पॉकेट बुक्स होती हैं छोटी छोटी उनको गुटका बोलते हैं।
मतलब एक ऐसा लगेगा आपको गुटके के जैसा, ठीक है। तो चिंतावनी जोग गुटखा, छतरी इनकी गागरोन के अंदर है। और मेला कहाँ भरता है? समदड़ी में, ठीक है। पूर्णिमा को क्यों भरता है मित्रों? देखो पूर्णिमा को इसलिए भरता है क्योंकि इनका जन्म कब होता है? पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। कहाँ भरता है? समदड़ी में। समदड़ी में क्यों भरता है? क्योंकि उनका मुख्यमंत्री कहाँ है? समदड़ी, बाड़मेर के अंदर। ओके। तो दोस्तों संत पीपाजी ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था और राज्य अपने छोटे भाई अचलदास खींची के लिए छोड़ दिया था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था, निर्गुण भक्ति का, एकदम से मतलब सब कुछ त्याग के भक्ति में लग जाओ, भक्ति मार्ग से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। संत पीपाजी ने मोक्ष का साधन किसे बताया था? भक्ति को। इनकी पैनोरमा का निर्माण किया गया है झालावाड़ में। मित्रों पैनोरमा का अर्थ होता है कि संत पीपा के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी और सारी वस्तुएं जहां पर एकत्रित की जाती हैं उसको पैनोरमा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनकी पैनोरमा कहाँ है? झालावाड़ में। चूंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम एक बार फिर से इनके बारे में जान लेते हैं, एक बार फिर से इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, 1359 में इनका जन्म, चैत्र पूर्णिमा को गागरोन में, खींची थे ये, चौहान वंशी थे। निर्माण हुआ 1420 में, ठीक। निर्माण का स्थल कौन सा था? गागरोन। पिता कौन थे? कड़वाराम, ये गागरोन के शासक थे। माता थी इनकी लक्ष्मीमती, बचपन का नाम प्रताप सिंह, अन्य नाम पीपा बैरागी, गुरु थे इनके रामानंद जी, ठीक है। मुख्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर के अंदर है, यहीं पर इनका मेला भरता है पूर्णिमा के दिन। आपको पता ही होगा पूर्णमासी को इनका जन्म हुआ था, तो पूर्णमासी को ही मेला भरेगा, चैत्र पूर्णमासी को। इनकी गुफा है टोडा टोंक के अंदर, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है चिंतावनी जोग गुटखा, ठीक है। छतरी है इनकी गागरोन झालावाड़ में, ठीक है। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था और अपने भाई के पक्ष में अपना राज्य भी छोड़ दिया था, अचलदास खींची को दे दिया था। निर्गुण भक्ति का इन्होंने संदेश दिया था और इन्होंने बताया था कि मोक्ष का साधन है वो भक्ति है, आप भक्ति करेंगे तो आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। और संत पीपाजी की पैनोरमा झालावाड़ के अंदर स्थित है, ये आपने देख ही लिया। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप इसको रट्टा मार के लिख लेना। आज के पूरे न्यूज़पेपर के अंदर ये ही न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक। ये साइड में देखो एक बंदा साइकिल चला के जा रहा है, ऐसा क्यों था? क्योंकि वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में एक साइकिल वाले की फोटो छाप, ठीक। वैसे ये आपके किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, विश्व साइकिल दिवस अगर पूछ लिया जाए भैया तो आप मुझे आके बता देना। मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन मार्केट में और भी लोग पढ़ाएंगे, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, आप बोलोगे ये मास्टर कुछ पढ़ाता नहीं, आधी चीज़ें स्किप करके निकल जाता है, ठीक। तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को बनाया गया था दुनिया भर के अंदर, ठीक है। साइकिल के महत्व को समझाते हुए, उद्देश्य क्या है इसका? साइकिल के महत्व को समझाना। अब आप उद्देश्य देख ही लो यार, साइकिल का क्या महत्व हो सकता है? पर्यावरण से आपकी दोस्ती करवाएगी साइकिल, सीधी सीधी बात है। आपके स्वास्थ्य से आपकी मित्रता करवाएगी, स्वास्थ्य जो खोता चला जा रहा है, तंदुरुस्ती रहेगी, स्फूर्ति रहेगी शरीर में, नई नई बीमारियां आ रही हैं उनसे आप दूर रहोगे, ठीक है। 2018 के अंदर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, मतलब हाल ही में इसकी मनाने की शुरुआत की गई है। बस यही इसके बारे में, और कुछ इसके बारे में इम्पोर्टेंट नहीं है। हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर क्या है? राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाता है। राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन करता है और क्यों करता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भीलवाड़ा हो रहा है, कभी कोटा हो रहा है, कभी उदयपुर हो रहा है, कभी जोधपुर हो रहा है, कभी जयपुर हो रहा है, कभी सीकर हो रहा है, तो ये सब चलता ही रहेगा, ठीक है। मेगा जॉब फेयर, ये वैसे मेगा जॉब फेयर लगाने से अच्छा है भैया जॉब ही दे दो लोगों को, मेला क्यों लगा रहे हो आप? अब आप बोलोगे सर इसमें भी तो जॉब ही मिलेगा, बेटा मेगा जॉब फेयर में जॉब एक अलग तरह से मिलता है। दिखाने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए आपको रख लिया जाएगा, एक महीने बाद सबकी छटनी कर दी जाएगी, या फिर हो सकता है इलेक्शन तक किसकी छटनी ना हो और इलेक्शन के बाद सबकी छटनी होने लगे। पहले तो अभी तो ये मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ जा रहा है, अभी 1 महीने 2 महीने बाद इनको नौकरी पर चढ़ाया जाएगा, 2 महीने नौकरी करवाई जाएगी और भगा दिया जाएगा। मेगा जॉब फेयर का सीधा सीधा ये सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन अपन को अपने एग्ज़ाम से मतलब है, अपन अपने एग्ज़ाम के लिए काम करेंगे। गवर्नमेंट कोई भी हो, खाने को कोई ना दे रही है अपन को खुद ही करना है सब, अपना पेट भरने के लिए। कोई भी व्यक्ति हो, मान लो कोई बचपन से मेहनत करता है, मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। राष्ट्र की सेवा एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले वो खुद की सेवा करता है, ठीक है। आप भी जब अधिकारी बनोगे तो आप ऐसा नहीं है लोगों की सेवा नहीं करोगे, खूब करोगे, लेकिन जहाँ आप फंसोगे जहाँ, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले खुद मरे स्वर्ग दिखे भैया। राजस्थान मेगा जॉब फेयर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है।
इस चीज को आप रट्टा मार के रख लेना कि किस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है मित्रों? तो निजी क्षेत्र की कंपनियों और युवाओं को एक मंच पर लाना। तो दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी आपकी मेगा जॉब फेयर के बारे में, वो थी कौन से विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है, इसका आयोजक कौन सा विभाग है, तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग इसका आयोजक विभाग है। और उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र की कंपनियों और युवाओं को एक मंच पर लाना। लेकिन यदि बाय द वे आपसे मेंस के अंदर इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार एक बड़ा टॉपिक भी है आपके मेंस के अंदर, तो यदि आपसे 50 शब्दों में लिखने के लिए पूछ भी दिया जाता है तो आप शुरुआत कर दो, राजस्थान मेगा जॉब फेयर अलग अलग जगहों पर स्थापना, अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया, विभाग का नाम लिख दो, इस विभाग को ने आयोजन किया, उद्देश्य बता दो आप कि निजी क्षेत्रीय कंपनी और युवाओं को एक मंच पर ला के लेकर आना। योग्यता क्या रही इसके लिए? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष रख दी गई, उच्चतम आयु का अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब यह है कि आप जिस भी आयु के हो, मन है काम करने का तो पहुंच जाओ लेकर डोली जंगा। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं IIT का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी दूसरे तरह का डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, अनुभवी या फ्रेशर कोई भी चलेगा। मतलब गुड़ गोबर कुछ भी ले आओ आप, तो सब कुछ चलने वाला है यहाँ से। अब आप इसका मतलब समझ ही रहे होंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति आके आवेदन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जॉब पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, गवर्नमेंट किसी को भी मनरेगा की तरह जॉब दे सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां थोड़ी ना देंगी। उनको तो अपना प्रॉफिट चाहिए भैया। आप जब तक प्राइवेट कंपनी को कमा के 1 लाख नहीं दोगे, वो आपको 10,000 का जॉब क्यों देगी? वो नहीं देगी आपको। ठीक है। तो दोस्तों, एक तरह का फ्रॉड दिख रहा है मुझे इसके अंदर। तो बाकी अपन को राजनीति से तो क्या ही मतलब है, अपन क्यों किसी के ऊपर कमेंट करें। तो अपना मतलब था राजस्थान मेगा जॉब फेयर के बारे में जानना, वो अपन ने जान लिया। संत पीपाजी के बारे में जानना, वो भी अपन ने जान लिया। और साइकिल दिवस के रूप में जानना, वो भी अपन ने जान लिया। तो ये अपना जो कल वाला सेक्शन था वो समाप्त हुआ है। हम आज के वाला सेक्शन भी लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आज के सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आज के जो सुजस बुलेटिन के अंदर न्यूज हैं उनको अपन देख लेते हैं एक एक करके। तो मुख्यमंत्री 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करेगी। किसकी? गैस सिलेंडर की सब्सिडी योजना की। तो दोस्तों, जो आपको महंगाई राहत कैंप के अंदर सब जो चीज़ें सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में 1200 रुपये का गैस सिलेंडर मिल रहा है तो आपको यहाँ 500 का सीधा आप 500 दोगे, चुकाओगे और हो जाएगा। आपको वहाँ पर 1200 रुपये ही देने हैं, लेकिन जो पैसा बचेगा, वो पैसा जो बचा है वो आपके खाते के अंदर आएगा। मतलब आप जब सिलेंडर खरीदोगे तब तो आपको पूरे 1200 के 1200 ही पे करने पड़ेंगे मित्रों। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने एग्जाम की तरफ। अपन को क्या मतलब है, क्या खरीदना? RS बन जाओगे भैया, 50 नौकर मिलेंगे, करवाते रहना। तो लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया है। लाभार्थी उत्सव के बारे में अपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है। लाभार्थी उत्सव का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात ये है कि जिन जिन लोगों को लाभ मिला है उनको एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना, लोगों को बताना कि भैया 80% लोगों को मिल चुका है, जो बचे हैं वो भी आ जाओ और लाभ ले लो। तो इस साल वाला था वो राजस्थान दिवस के अवसर पर मनाया गया था, मतलब 2023 वाला। ठीक है। और अगला वाला कब मनाया जाएगा ये गवर्नमेंट बताएगी। ओके। बाकी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और वहीं पर मनाया जाएगा इसको। ठीक है। तो देखो, राज्य स्तरीय कार्यक्रम क्या होगा? जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होंगे। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को एक बार अपन जान लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जानना अपना उत्तरदायित्व है दोस्तों। तो दोस्तों, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में एक इंटरनेशनल सेंटर पहले से ही ऑलरेडी स्थापित है, उसी की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। कौन सी जगह पर? झालाना में। आप जयपुर जाओगे, झालाना मिलेगा आपको। तो झालाना एरिया में इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। महत्व क्या है, मतलब क्यों किया गया है, क्या काम आने वाला है ये अपने? तो देखो, इसमें बहुत सी गतिविधियों का संचालन होगा। यहाँ पे एक कन्वेंशन हॉल होगा, ऑडिटोरियम होगा, मिनी ऑडिटोरियम होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, लेक्चर हॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, रेस्टोरेंट की सुविधा होगी, स्वादिष्ट व्यंजन। मतलब अब भाई बंदा वहाँ जाएगा तो कैंटीन वेंटीन रेस्टोरेंट तो होना चाहिए ना खाने पीने के लिए। ठीक है। तो इसके अंदर कल्चरल, आर्ट और अन्य गतिविधियाँ भी शामिल होंगी, जैसी आपने जवाहर कला केंद्र के अंदर संचालित होते हुए चीज़ें देखी होंगी। उसी तरह से ये राजस्थान सरकार का इंटरनेशनल सेंटर है, जहाँ पर के अलग अलग तरह की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया कि लाभार्थी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते अपन थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, छोटी सी न्यूज है कि हाल ही में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान सरकार ने या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कौन सी जगह पर फहराया है? तो दोस्तों, ये फहराया है आपका पाली में। ठीक है। तिरंगा सर्किल पर 100 फीट ऊंचा है। ठीक।
वैसे अब तो राजस्थान के अंदर बहुत सारी जगह हो गई यहाँ पर इतने इतने ऊंचे, देखो ये तिरंगा कितना ऊंचा है कि पूरा न्यूज़पेपर पार कर दिया इसने यहाँ तक, ठीक है। कई सारी जगहों पर फहराया जा रहा है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे पूछ ले तो अपन ऊपर पट्टियाँ थोड़ी गिनेंगे। अब तो पट्टियाँ भी नहीं होती, गिट्टियाँ भी लोग बंद करवा देते हैं, गिनने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या करेगा आदमी बैठा बैठा। तो दोस्तों किसानों को एक क्लिक पर मिल रहा है योजनाओं का लाभ, योजनाओं की जानकारी, ठीक है। लगभग 3 लाख किसानों ने पंजीकरण करवा दिया है। तो यहाँ पर देखो अपने लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी कि किसको मिला है, अपने लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कैसे मिला है। राजस्थान को जो लाभ मिला है किसानों को, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी आपको, देखो राज किसान सुविधा ऐप दिख गई आपको, राज किसान सुविधा ऐप, ठीक है। अब ये ऐप क्या काम करने वाली है, आपसे यही पूछेंगे राज किसान सुविधा ऐप का संबंध किससे है, तो किससे है, राज्य के कृषि विभाग से। पहली बात तो सीधी सीधी बात है, राज्य के कृषि विभाग ने, ठीक है, किसानों तक जन कल्याणकारी योजना और उन्नत विधाओं की जानकारी आसानी से मुहैया कराने के लिए अनूठी पहल राजस्थान या राज किसान सुविधा ऐप बनाया है। अब बताओ कुछ बचा इन्फॉर्मेशन के लिए, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कुछ नहीं बचा, आपको पता लग गया राज किसान सुविधा ऐप क्या है, कौन से विभाग ने इसको बनाया है। तो कृषि विभाग ने किसानों की जन कल्याणकारी योजनाओं को और उन्नत विधाओं की जानकारी को आसानी से मुहैया कराने के लिए राज किसान सुविधा ऐप बनाया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों का कृषि उद्यानिकी पशुपालन एवं कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं की मोबाइल पर ही जानकारी मिल रही है, ठीक है दोस्तों। जो हाईलाइटेड एरिया है सिर्फ वही आपके काम का है, बाकी कोई चीज़ आपके काम की नहीं है, आप टाइम खराब मत करना, ठीक है। अब देखो इधर आएंगे तो मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया था, उस समय पर इस ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है। तो राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव से संबंधित प्रश्न आपसे मिलने वाला है 2023 के मेंस के अंदर, इन केस अगर आरएएस की भर्ती आती है तो, ठीक है। आरएएस की भर्ती कब तक आएगी, आएगी नहीं आएगी, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बताऊँ आप लोगों को, लेकिन फिर वही मार्केट में चल रहा है, वही सब कुछ है कि जुलाई तक आएगी, अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी दोस्तों, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। तो राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव 2023 जब आयोजित किया गया था तब इस ऐप का विमोचन हुआ था। तो अपन राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव के बारे में जान लेते हैं। ये वाला जो पूरा दशक है वो मिलेट दशक के रूप में भी मनाया जा रहा है। मिलेट का मतलब होता है दोस्तों मोटे अनाज, जो अपन बाजरा वाजरा होता है ना, मक्का वक्का, वो, ठीक है। अब आप राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव के बारे में जान लो। तो दोस्तों राज्य में क्या है, हमने 13 और 14 मार्च को पहले तो राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का क्या किया गया था, अपने आयोजन किया था। तो पहले तो ये चीज़ याद रख लो। देखो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँगा कि आप डेट याद रख लो, क्योंकि इस तरह के कॉन्क्लेव हैं वो दशकों में आयोजित होते हैं, तो आप प्लीज़ इसको याद रख लेना। बाकी मैं आपसे ज़्यादातर मना ही करता हूँ कि आप सन और डेट याद मत करो, लेकिन यहाँ कर लेना 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था दोस्तों, इस चीज़ को अपन देख लेते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में। कौन सी जगह पर, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। क्या क्या प्रावधान किए गए थे, बाजरा उत्पादक, कृषि व्यवसायी, स्टार्टअप, एफपीओ, स्वयंसेवी संगठन, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारियों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इस कॉन्क्लेव में मिलेट स्टार्टअप, एग्रो प्रोसेसिंग के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए। मतलब मिलेट से स्टार्टअप का मतलब है आप मोटे अनाजों से कौन कौन से स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। एग्रो प्रोसेसिंग का मतलब है जो आपकी एग्रीकल्चर से जो उपज आई है उसको आप लंबे समय तक प्रोसेस्ड करके किस तरह से संरक्षित रख सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। जैसे देखो एक बंदा ने क्या किया, आलू का पूरा 4 महीने 5 महीने में फसल गिरी, उसको निकाला, पूरी मेहनत की, पसीना वसीना हुआ, आलू का कट्टा लेके आया, 50 रुपये में बेच दिया पूरा कट्टा भर के। कितने रुपए में बेचा आलू का कट्टा, 50 रुपये में। अब कोई एक चला आया 1.5 साना, उसने क्या किया, नीली हरे कलर की लेज बनाई और सैफ अली खान को एडवर्टाइजमेंट में ले लिया, ठीक है। एक आलू से 20 रुपये का डब्बा बना दिया, एक आलू से। अब आप बताओ वो बंदा एक कट्टे में कितनी चिप्स बनाएगा, इतनी चिप्स बनाएगा कि मैं बता रहा हूँ कि पूरे किसान की, पूरे खेत की फसल से ज़्यादा एक कट्टे में कमा लेगा वो। एक बार उसको एक इकाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही यहाँ पर क्या कर रही है गवर्नमेंट के, फूड प्रोसेसिंग के 100 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए। वो किसानों को बता रही है कि आप भी फूड प्रोसेस्ड कर सकते हो,
आप भी अपने जो है पैसे अच्छे कमा सकते हो। ठीक है मित्रों, मोटे अनाजों की दृष्टि से राजस्थान का क्या हिस्सा है वो अपन देख लेते हैं। आपकी समझ में ये चीज़ आई गई होगी मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। आज हो क्या रहा है, ठीक है। अब आप मोटे अनाजों की दृष्टि से राजस्थान का क्या रोल प्ले करता है राजस्थान देश के अंदर, उसको देख लेते हैं। तो बाजरे का क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान क्या है, देश में प्रथम है। समझ में आएगी आपके, राजस्थान क्या है, देश में प्रथम है। बाजरा के क्षेत्र में इसका हिस्सा 57% है लगभग, और उत्पादन में 41% है। मतलब हम बोते ज़्यादा हैं और उगाते थोड़ा सा कम है। और राज्य जो हमारा ज्वार के उत्पादन में, क्षेत्र और उत्पादन दोनों की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। अब आपको पता लग गया ज्वार और बाजरा के बारे में अपन ने जान लिया। देखो दोस्तों, अपना राजस्थान मोटे अनाज में बहुत आगे है। पहले जब हमारे बुजुर्ग बोलते थे मोटा खाने के लिए, तो हम लोग मजाक बनाते थे। हम लोग क्या, बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा खा के आए हैं भैया, बर्गर खा के आए हैं, वो मोटे अनाज की तरफ जाते ही नहीं थे। लेकिन जब डायबिटीज़ ने, हार्ट की बीमारियों ने चारों तरफ से घेर लिया, आप समझ में आ गया मोटा अनाज क्या चीज़ है। ठीक है, तो मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए राजस्थान के क्या क्या प्रयास हैं, अपन उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये प्रयास ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंस की दृष्टि से। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है राजस्थान में कि राजस्थान सरकार के द्वारा मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। तो मेरे दोस्तों, राजस्थान बाजरा वर्ष 2022-23 में बाजरा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में एक मिशन की घोषणा की गई है, जिसके तहत क्या है, बाजरा और ज्वार की खेती को प्रोत्साहित करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, घरेलू खपत को बढ़ाएंगे और मुख्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की रणनीति हम बनाएंगे। ठीक है, बीज मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो उसके लिए कटाई के बाद और भी जो प्रबंधन वगैरह होते हैं उसकी चीज़ के लिए क्या किया गया है, हमने विशिष्ट सुविधाएं प्रदान की हैं। जोधपुर के अंदर बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, मोटे अनाज की खपत बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कदम वर्ष के तहत पूरे साल भर कार्यक्रम आयोजित करेंगे भैया कि आप इसको खाइए, बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो अगर कार्यक्रम आयोजित भी ना किए जाएं, भले ही आपकी गर्लफ्रेंड साथ में, भैया मोटे अनाजों का इस्तेमाल करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा फैशन में मारे जाओगे तो फैशन में नहीं रहना है। ठीक, मोटे अनाज के उत्पादों को लोकप्रिय बना रही है गवर्नमेंट। बाजरा के पोषण महत्व पर राज्य सरकार क्या कर रही है, सेमिनार आयोजित कर रही है, कृषि प्रसंस्करण सम्मेलनों का आयोजन कर रही है कि किस तरह से आप प्रोसेस्ड कर सकते हो। वही मैंने अभी आपको आलू वाला दिया, आलू डाल के सोना निकालने वाला दिया था भैया, आलू डाल के चिप्स निकालो। ठीक है, इससे क्या होगा, बाजरा उत्पादक, कृषि व्यवसायी, स्टार्टअप्स, एफपीओ, स्वैच्छिक संगठन, कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी क्या होगा, इनके बीच में जो संवाद है उनके माध्यम से एक ठोस रणनीति भी तैयार कर रही है राजस्थान सरकार। तो आपको पता लग गया राजस्थान सरकार जो मोटे अनाज है उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, एक मिशन का आयोजित कर रही है, और क्या कर रही है, मिनी किट बांट रही है, और क्या कर रही है, जोधपुर में बाजरा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। और क्या किया जा रहा है भैया, कार्यक्रम जागरूकता कि भैया आप खाओ, उगाओ, फूड प्रोसेस्ड करो। और क्या करे, गवर्नमेंट मर जाए। ठीक है, अब इंटरनेशनल मिलेट ईयर के बारे में भी अपन जान लेते हैं दोस्तों। अपना उत्तरदायित्व तो बढ़ता ही चला जाता है जब हम किसी चीज़ की डिटेलिंग में जाते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों इंटरनेशनल मिलेट ईयर के बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित वर्ष 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक, इसके तहत क्या है, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, ठीक है, जैसे विभिन्न पोषक मूल्य और स्वास्थ्य लाभों के बारे में आम जनता को जागरूक करना है। ठीक है, इसके साथ ही उत्पादन, उत्पादकता और उसकी मार्केटिंग को भी बढ़ाना है। देखो मार्केटिंग आज के दुनिया में, आज के ज़माने में, आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। मार्केटिंग नहीं करोगे तो कितने भी होशियार बने रहो, कुछ नहीं होने वाला, जो दिखेगा सो बिकेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी समझ में आ गया होगा राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव के बारे में, राजस्थान सरकार के द्वारा मिलेट्स को उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में, और कौन सी क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में, मिलेट ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर है उसके बारे में आपकी क्लियरिटी बनी होगी मेरे प्यारे भाइयों बहन। तो यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, उसको आप ठीक ठाक से देख लेना। अपन चलते थोड़ा सा और आगे, तो और आगे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिजिटल मॉनिटरिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। हाँ, ये आ गया, ये आप बीचों बीच में देख रहे हो लिखा विश्व पर्यावरण दिवस। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अपन क्या करें, कितने पौधे लगा रहे हैं, कितने नहीं लगाए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लाइफ में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस, उसको अपन देख लेते हैं। आप सारे जानते हो 5 जून
लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं जानते उनको बता देते हैं। तो दोस्तों इसको मनाए जाने का उद्देश्य देखो 5 जून को, ठीक है, तो पर्यावरण के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना, व्यक्तिगत, सामुदायिक और वैश्विक स्तर पर कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आप देख रहे हो जयपुर के अंदर दूसरी जगहों पर बरसात हो रही है। इस मौसम में कब बरसात होने लगी भाई? जब इस मौसम में बरसात होगी तो जब फसल का टाइम आएगा, जब फसल बोई जाएगी, बावनी वगैरह होंगी, तब बरसात नहीं होगी। तब फिर लोग क्या करेंगे? अंदर से पानी निकालेंगे ज़मीन के से, जल स्तर नीचे जाएगा। तो ये जलवायु परिवर्तन है, बहुत बड़ी टेंशन है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये वाला दिवस है जो व्यक्तिगत, सामूहिक और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगा कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य करो, कार्यवाहियाँ करो। ठीक है मेरे मित्रों, तो दोस्तों यह भी याद दिलाता है कि आज की पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन के लिए पर्यावरण को संरक्षित करना है। वैसे तो मुझे नहीं लगता आने वाली पीढ़ी पर्यावरण के बारे में कुछ देख पाएगी, जान पाएगी। कंक्रीट के जंगल बन के तैयार हो गए, बच्चों को ये नहीं पता कि भैया ये जो पीला पीला फूल दिख रहा है वो सरसों का है, गेंदा का है, ये पता ही नहीं है बंदे को। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इन जैसे मुद्दों के बारे में क्या करना है? जागरूक बनाना है। सरकार, संगठन और व्यक्तियों को संबोधित करके प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों अपन देख लेते हैं कि इसको मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 1972 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन करके ये हुआ था स्टॉकहोम के अंदर, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, वहाँ पर आयोजित हुआ था। तो मेरे मित्रों 1972 से पहले तो दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक तक ये मानने को तैयार नहीं था कि जलवायु परिवर्तित हो सकती है, जलवायु परिवर्तन जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है। यदि अमेरिका के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो उसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा, समुद्र पे पड़ेगा, ग्लेशियर पे पड़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब लोग समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आने लगी, जब अध्ययन हुए, जब पता लगा कि अमेरिका का पॉल्यूशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, आपके द्वीप डूब रहे हैं धीरे धीरे, तब इस चीज़ को स्वीकार किया गया कि हाँ भैया ऐसी चीज़ होती है और अब हमें क्या करना चाहिए? जलवायु को संरक्षित करना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। तो ये लोग सारे के सारे इकट्ठे हुए 1972 में स्टॉकहोम में। तब से चर्चा चल रही है मेरे मित्रों। मैं आपको बता दूं कि हम धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन भैया चर्चा करते करते 50 साल से ज़्यादा निकल गए, लेकिन वो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सबको डेवलपमेंट चाहिए, जीवन किसी को नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सम्मेलन में क्या हुआ? पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इस सम्मेलन के आयोजन में ही पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाने की शुरुआत हुई थी कि 5 जून को अपन सारे लोग यहाँ बांगड़ बिल्ले बैठे हैं, तो अपन क्या करेंगे? अब 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसको मनाने की शुरुआत कर देंगे और मनाएंगे। ठीक है, तो 5 जून 1974 से इसके आयोजन की प्रारंभ कर दिया गया, इसकी शुरुआत कर दी गई मेरे मित्रों। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? इस बार जो आयोजित हो रहा है उसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन को आप निष्क्रिय करो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दुकान वगैरह पर जाएं तो सीधे प्लास्टिक नहीं मांगे, पॉलीथीन दे दो, पॉली बैग दे दो। अब पॉली बैग, कैरी बैग उस तरह के बंद हो गए तो लोगों ने नई तरीका का निकाल लिया, पूरा का पूरा वो और लेकर आता है, वो और ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, जो दूसरे तरह का बैग होता है इसमें कैरी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे तरह का होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो कैरी बैग से भी ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? थोड़ा सा अपना योगदान देना है, अपने लिए ही, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि 50 साल बाद मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्यावरण ऐसा रहने वाला है, और भी बहुत बदलेगा। चरम स्थितियां देखने को मिलेंगी। हवा चलेगी तो इतनी तेज़ कि मकान की छत उड़ा दे, और सर्दी पड़ेगी इतनी तेज़ कि आपकी हड्डियों को जमा दें। तो चरम मौसम देखने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा और हम भी प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन होता है मेरे मित्रों यहीं पर समाप्त। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नए न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन के साथ में अगले वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे मित्रों, यदि आपको वीडियो डिस्कशन अच्छा लगा हो, आर्टिकल अच्छे लगे हों, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो देखने के बाद। ठीक है मेरे मित्रों, अब आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।